नमस्कार, मैं डॉक्टर मौसी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज हम रीजनरेशन पार्ट सेकंड के बारे में देखेंगे। रीजनरेशन पार्ट सेकंड यह टॉपिक बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर थर्ड और यूनिट फोर्थ का है। अब हम यहाँ मैकेनिज्म और रीजनरेशन या पुनरुत्पादन की क्रियाविधि के बारे में देखेंगे। यहाँ पर जो डायग्राम में दिखाया गया वो सैलामेंडर पर किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊँगी। तो होता क्या है कि यदि किसी आर्म्स में ज़्यादा डेस्ट्रो हो जाए तो उसके स्थान पर एक एक्स्ट्रा आर्म फॉर्म हो जाती है और इसे रीजनरेशन कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि यदि जो डेस्ट्रोन के द्वारा हॉल मेखलाई निकाल दी जाए तो रीजनरेशन नहीं होता, और किसी आर्म्स में डिसेक्शन के द्वारा नर्व्स ही निकल जाएगी अगर उस आर्म्स की, तो उसमें भी रीजनरेशन नहीं होता। लेकिन अगर क्या होता है कि बर्थ से ही नर्व्स आर्म्स में नहीं हो तो और उसमें रिएक्शन हो सकती है। इसलिए रीजनरेशन के लिए क्या आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक है जो कट की हो जो पार्ट है उसमें रीजनरेशन का एरिया उपस्थित हो, और नर्व्स से जो न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर है वो सीक्रेट होता है वो प्रेजेंट होना चाहिए। अब हमें देखेंगे कि कौन कौन सी फेजेज होती है रीजनरेशन मैकेनिज्म के लिए। तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है फेज ऑफ बाउंड हीलिंग और प्रीब्लास्टिमा स्टेज, या घाव भरने की प्रावस्था और प्रमुकुल प्रावस्था। सेकंड है फेज ऑफ ब्लास्टिमा फॉर्मेशन या प्रमुकुल निर्माण अवस्था। थर्ड है फेज ऑफ डी डिफ्रेंसिएशन, तो निर्विभेदन प्रावस्था में इसको भी थर्ड पार्ट में बांटा गया, 3 पार्ट्स में। ट्रू डी डिफ्रेंसिएशन, सेकंड है डिपेंडेंट डी डिफ्रेंसिएशन, और थर्ड है स्यूडो डी डिफ्रेंसिएशन, और लास्ट है डी डिफ्रेंसिएशन में इसको भी 2 पार्ट्स में बांटा गया, मेटाप्लेसिया और सेकंड मॉड्यूलेशन। तो फर्स्ट जो फेज है प्रेब्लास्टिमा स्टेज या प्रमुकुल पूर्वावस्था में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एम्पुटेशन या डिसेक्शन के तुरंत बाद में ही जो बाउंड है उसके अंदर और जो सेल्स उपस्थित होती है उनके एक टिश्यू वो सरफेस पर आ जाते हैं, और कुछ सेल्स वो हो जाती है वो डेस्ट्रॉय हो जाती है क्योंकि वो प्रतिकूल वातावरण पर एनवायरनमेंट पे वो उपस्थित होता है। तो इस प्रकार इस बाउंड की जो सरफेस पर जो डेड सेल होती है वो भर जाती है, और डेस्ट्रॉय जो ब्लड वेसल्स में ब्लड का बहना स्टार्ट हो जाता है, और इसमें स्कंदन की क्रिया भी होती है जिससे कि ब्लड का बहना रुक जाता है, और जो बाउंड है उसके बाह्य वातावरण से उसके कांटेक्ट में अवरुद्ध हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, स्किन में एपिथेलियम होती है वो बाउंड के किनारों से घाव की जो खुली जगह होती है उस पर फैल जाती है, और अमीवर्ड गति के कारण होता है। तो यहाँ पर जो बाउंड के किनारों पर कोई ग्रोथ नहीं होती, और इस अवस्था में एपिथेलियम में कोई भी माइटोसिस डिवीजन में नहीं होता, और बाउंड की सतह को एपिथेलियम द्वारा कवर्ड हो जाती है। तो इसके कारण क्या होता है कि इसका आकार और बाउंड के आकार पर निर्भर करता है। घाव में जो एपिथेलियम का कवर होता है उसके फॉर्म होने के बाद में ही एपिडर्मल जो सेल्स होती है वो माइग्रेशन करती रहती है, और इस माइग्रेशन के कारण ही क्या होता है कि बाउंड की जो सरफेस है उस पर एक गुंबद शेप की कैप फॉर्म हो जाती है, और तो इसमें रीजनरेशन की जो आगे की रिएक्शंस है वो इस कैप का होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इस जो एक्टोडर्मल रीज है उसको AER एपिकल एक्टोडर्म रीज या रीजनरेशन कैप की एक समान ही होती है ये। तो एपिकल एक्टोडर्मल रिज एक कैप कुछ समय के लिए तो क्या होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन और डर्मिस से सेपरेट हो जाती है, और उसके बाद में ये थिक एपिकल द्वारा कवर्ड भी हो जाती हैं। जो पारस्परिक क्या होता है ये आपस में एपिडर्मिस से थिक हो जाती है। सेकंड है फेज ऑफ ब्लास्टिमा फॉर्मेशन या प्रमुकुल निर्माण प्रावस्था।
इसमें क्या होता है, प्रमुकुल निर्माण प्रावस्था में इसमें जो बाउंड होता है उस पर एपिथेलियम के नीचे जो सेल्स होती है वो इकट्ठी होना प्रारंभ हो जाती है और उसमें एपिथेलियम जो कवर है और इन सेल्स का जो ग्रुप है वो ब्लेस्टिमा कहलाता है। तो ब्लेस्टिमा में जो लिम्ब बड होती है उससे संबंधित सभी करैक्टर्स पाए जाते हैं और इसमें ये ज़्यादा संगठित स्ट्रक्चर के निर्माण, ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन की कैपेसिटी भी पाई जाती है। इसके जो थर्ड वाला है, थर्ड फेज, वो डी डिफ्रेंशिएशन निर्विभेदन प्रवावस्था। तो निर्विभेदन प्रवावस्था में क्या होता है, तो फेज ऑफ डी डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है कि ब्लेस्टेमा में जो सेल्स होती है मीजनकाइज कोशिका का एक ग्रुप होता है, वो डी डिफ्रेंशिएशन की क्रिया द्वारा ही फॉर्म होता है। तो डी डिफ्रेंशिएशन की जो रिएक्शन है वो नर्व और ब्लड वेसल्स को छोड़कर और सभी सेल्स में पाई जाती हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि डर्मिस, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स, कार्टिलेज और बोनी, इन सभी में ये क्रिया पाई जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डी डिफरेंसेस को भी 3 टाइप्स की होती हैं। एक तो ट्रू या वास्तविक, और सेकंड डिपेंडेंट या आश्रित, और थर्ड है स्यूडो या आभासी। जो फर्स्ट ट्रू डी डिफरेंस में क्या होता है कि इसमें जो मैच्योर सेल्स, जो मसल्स होती है, वो कार्टिलेज से अनडिफरेंट सेल्स में चेंजेज हो जाती है। और सेकंड जो डिपेंडेंट डिफरेंसेस है उसमें क्या होता है कि इसमें डिफ्रेंसिएशन में जो डेस्ट्रॉय होती हुई वो कार्टिलेज और मसल्स के प्रोडक्ट और मीजनकाइम सेल्स को डी डिफ्रेंसिएशन हेतु भी इंड्यूस करती है। और लास्ट जो स्यूडो डिफरेंसेस है, इसमें क्या होता है कि डी डिफ्रेंसिएशन में जो सेल्स की हिस्टोलॉजी, वो स्ट्रक्चर है, उसमें चेंज हो जाती है। लेकिन इनके क्या होता है कि जो इनके बेसिक करैक्टर्स है वो चेंज नहीं होते। फोर्थ फेज है रीडिफ्रेंशिएशन या पुनर्विभेदन। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम यहाँ रीडिफ्रेंशिएशन और डी डिफ्रेंशिएशन दोनों के बारे में वो देखेंगे इसमें क्या होता है। तो जब ब्लेस्टिमा एक निश्चित स्टेज में पहुँच जाती है तो उसमें डी डिफ्रेंशिएशन की जो रिएक्शन है वो रुक जाती है और उसमें ब्लेस्टिमा वो ग्रोथ फेज में प्रवेश करती है, जिससे क्या होता है कि ये रीडिफ्रेंशिएशन होकर डेस्ट्रॉयड जो टिश्यूज है और ऑर्गन्स है उनका फॉर्मेशन करती है। तो इंटरनल हम देखते हैं जो टिश्यूज हैं उनमें मॉर्फोजेनेसिस की क्रिया भी होती है। तो रीडिफ्रेंशिएशन के द्वारा क्रियात्मक जो ऑर्गन्स रहते हैं उनका दोबारा से फॉर्मेशन हो जाता है और रीडिफ्रेंशिएशन की जो रेट हैं वो मूवमेंट, टेम्परेचर और एनिमल की शेप, एज और बाउंड के आकार पर भी निर्भर करती है। और इसके साथ साथ क्या होता है कि ये अलग अलग स्पीसीज में इसकी रेट भी अलग अलग होती है। जैसे कि इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि डी डिफ्रेंसेस और री डिफ्रेंसेस में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। जैसे मीजनकाइम सेल्स, उसके बाद में अर्ली कार्टिलेज सेल्स, और अर्ली कार्टिलेज सेल्स के बाद में ये न्यू प्रोटीन्स और एक्स्ट्रा सेलुलर में चेंज हो जाती है। और न्यू प्रोटीन्स और एक्स्ट्रा सेलुलर भी कार्टिलेज में, और कार्टिलेज के बाद में ये इधर की साइड में जो है वो मीजनकाइम सेल्स है, वो मायोब्लास्ट, और मायोब्लास्ट के बाद में न्यू प्रोटीन्स और इंट्रा सेलुलर सेल्स, और ये लास्ट में स्केलेटल मसल्स में भी चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पे इस डायग्राम से डी डिफ्रेंशिएशन और रीडिफ्रेंशिएशन दोनों के बारे में पता चलता है। अब हम देखते हैं कि लिम्ब रीजनरेशन में सिंक्रोसिस फेजेज कौन कौन सी हैं। जैसे सबसे पहले हमने देखा कि एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद में डर्मिस, और डर्मिस के बाद में ये क्या होता है कि मसल्स, और मसल के बाद में बोन, और बोन के बाद में इसमें कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ तक तो ये क्या होगा कि हमारी फेज 1 का है वो पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में सेकंड जो है वो ब्लेस्टिमा प्रमुकुल से आती है, फिर रीजनरन और डी डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे जो सेकंड फेज थी हमारी डी डिफ्रेंशिएशन वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में थर्ड है रीजन ऑफ डी डिफ्रेंशिएशन, और लास्ट में
जो डी डिफरेंशिएशन कंप्लीट होने के बाद में डी डिफरेंशिएशन में भी 2 फेजेज आती है, मेटाप्लेसिया और मॉड्यूलेशन, और उनके बाद में लास्ट ये रीजनरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की कार्य की, इसकी कार्य की क्या होती है। तो यहाँ पर फिजियोलॉजी ऑफ रीजनरेशन को 2 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट है कैटाबॉलिक या अपचयात्मक प्रावस्था, और सेकंड है एनाबॉलिक या उपचयात्मक फेज। फर्स्ट कैटाबॉलिक फेज या अपचयात्मक प्रावस्था में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ब्लेस्टिमा के जो निर्माण अवस्था में कई विखंडनात्मक रिएक्शंस होती हैं जो कि सेल्स और टिश्यूज़ के डी डिफरेंशिएशन के कारण होती है। तो कैटाबॉलिक फेज के कारण क्या होता है कि फ्री अमीनो एसिड्स की संख्या है वो भी बढ़कर डबल हो जाती है और आगे प्रोटीन में गुणात्मक चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये सभी, और इनमें क्या होता है कि इनमें रीजनरेशन के दौरान RQ या रेस्पिरेशन क्वांटिटेट का जो वैल्यू है वो इनकम्प्लीट होता है, तो इसके कारण भी ऑक्सीडेशन के कारण भी कम हो जाता है। तो ब्लास्टिमा फॉर्मेशन से पहले ही लैक्टिक एसिड की ये जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, लेकिन रीजनरेशन के दौरान लैक्टिक एसिड और RQ की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है और इनकी ऑक्सीडेशन कंजप्शन की जो रेट है वो नॉर्मल हो जाती है। और सेकंड है एनाबॉलिक फेज या उपचयात्मक प्रावस्था में क्या होता है, इस एनाबॉलिक प्रावस्था में pH जो वैल्यू है वो नॉर्मल हो जाती है और RQ का जो रेट है वो भी बढ़ जाता है। तो RQ की वैल्यू बढ़ जाने से लैक्टिक एसिड की जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है और इसके साथ ही रीजनरेशन और साइटोप्लाज्मिक RNA के बीच भी एक प्रकार का संबंध हो जाता है। तो ब्लास्टिमा फॉर्मेशन के समय साइटोप्लाज्मिक RNA की मात्रा भी बढ़ जाती है, जबकि डी डिफरेंशिएशन के दौरान RNA की जो क्वांटिटी है वो दोबारा से कम हो जाती है। एनाबॉलिक फेज में ये सभी जो फिजियोलॉजी चेंजेस होते हैं वो एड्रिनल, थायराइड और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन द्वारा भी इफेक्ट होते हैं। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रीजनरेशन। तो रीजनरेशन या पुनर्भवन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट है विटामिन A, सेकंड है इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा, और थर्ड है ऑक्सीजन, और फोर्थ है फूड या भोजन, और लास्ट फिफ्थ है टेम्परेचर या तापमान। तो हम देखते हैं कि विटामिन A में क्या होता है। यदि हम देखेंगे डिसेक्शन के बाद में विटामिन A की अगर कंसंट्रेशन अलग अलग ब्लास्टिमा में ट्रीटेड किया जाए तो इनमें क्या होता है कि डेस्ट्रॉय जो आम है उसके अलावा जो हॉल पूरा जो लिम्ब है उसमें डिसेक्टेड जो स्पेस हैं उसके आगे फॉर्म हो जाती हैं। फोर्थ है फूड। तो फूड के जो अभाव में रीजनरेशन तो हो तो जाता है, लेकिन रीजनरेशन द्वारा जो फॉर्म एनिमल और उसके ऑर्गन हुए वो नॉर्मल से शेप में थोड़े छोटे होते हैं। लास्ट फिफ्थ है टेम्परेचर या तापमान। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रीजनरेशन में भी उसकी रेट भी बढ़ जाती है, लेकिन एक कांस्टेंट लिमिट के बाद में रीजनरेशन की जो रेट है वो कम हो जाती है। तो ज़्यादा कम टेम्परेचर भी रीजनरेशन के नहीं के बराबर हो जाता है। इस प्रकार टेम्परेचर भी एक अफेक्टिंग फैक्टर है। अब हम देखते हैं कि समरी ऑफ रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की समरी कैसी है। जैसे हमने अभी सारी स्टेजों के बारे में पढ़ा था कि इसमें कौन कौन सी फेजेज होती हैं, तो यहाँ पे हम समरी के तौर पे देखते हैं। इसमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि प्रेब्लास्टिमा स्टेज, ब्लास्टिमा स्टेज और डिफरेंटेटिव स्टेज, इनमें क्या होता है और कौन कौन से एनवायरनमेंट में होती है। जैसे प्री ब्लास्टिमा स्टेज होती है वो नॉर्मल एनवायरनमेंट में होती है और स्पेशल एनवायरनमेंट में भी होती है। इसमें कौन कौन सी होती है, नॉर्मल सेल और टिश्यू एपिडर्म सेल है, तो वो एम्पुटेशन या विच्छेदन के समय कहते हैं बाउंड रिएक्शन भी करती हैं। और फाइब्रोब्लास्ट या स्केलेटन टिश्यूज,
ये इन्फ्लामेशन में काम करती हैं। और इसके अलावा ब्लड वेसल्स और स्टेट मसल्स और नर्वस टिश्यू ये सभी प्रीब्लेस्टमा स्टेज के हैं। और इनसे इन्फ्लामेशन, सेल और टिश्यू डेट्रिटस रिमूवल और इसके अलावा सेल और टिश्यू रिपेयर भी इसमें होता है। और इसके बाद में आती है ब्लेस्टिमा स्टेज। ब्लेस्टिमा में मॉड्यूलेशन, एपिथेलियम, ब्लेस्टिमा सेल और कैपिलरी स्प्रॉट्स, माइक्रोब्लास्टिक बर्ड और सेल्स। इसके अलावा एक्सोनल स्प्रॉट्स, ये सब कौन से उसमें होते हैं? स्पेशल एनवायरनमेंट में होते हैं। और इनसे ब्लेस्टिमा स्टेज से क्या होता है? पैटर्न रेगुलेशन, एपिथेलियम, ब्लेस्टिमा, ब्लड वेसल्स, इन सभी में ये चेंजेस पाए जाते हैं। और लास्ट जो है डिफरेंटेटिव स्टेज। डिफरेंटेटिव स्टेज में क्या होता है कि जो एस्ट्रोजेनेसिस और मेर्फोजेनेसिस जो इसकी मेन रिएक्शंस होती है वो लास्ट में होती है। इसके बाद में एपिडर्मिस, कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रोब्लास्ट और स्टेट और लास्ट नर्वस, ये सभी वो डिफरेंटेटिव स्टेज में आते हैं। तो यहाँ हमने समरी के रूप में इसके प्रीब्लेस्टिमा स्टेज, ब्लेस्टिमा स्टेज और डिफरेंटेटिव स्टेज इन सभी के बारे में देखा। जैसे अभी हमने अफेक्टिंग फैक्टर्स पढ़े थे, तो यहाँ भी हमने देखा कि रीजनरेशन के लिए एनवायरनमेंट का भी बहुत इफेक्ट रहता है। जैसे हमने देखा कि प्रीब्लेस्टिमा स्टेज वो नॉर्मल एनवायरनमेंट से स्टार्ट हुई और वो स्पेशल एनवायरनमेंट भी आई थी। और ब्लेस्टिमा स्टेज है वो कम्प्लीटली स्पेशल एनवायरनमेंट में होती है। और डिफरेंटेटिव स्टेज है वो वापस नॉर्मल एनवायरनमेंट में आ जाती है। सभी को धन्यवाद। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक रीजनरेशन पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है।